नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। पहले चरण के कम मत प्रतिशत के बाद अब लगता है कि चुनाव प्रचार ने मौसम की गर्मी को चुनौती देने का मन बना लिया है। राष्ट्रीय आय और संपत्ति के पुनर्वितरण पर राहुल गांधी के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा उसे भाव पक्ष पर उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तथ्यों पर उनका बयान सही है, जिसका आधार राहुल गांधी का हाल का भाषण और प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का बयान है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर भाजपा हमेशा मुद्दे तलाशती और हमलावर रहती है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के बयान में अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। लेकिन आय और संपत्ति के पुनर्वितरण पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह इंदिरा से लेकर मनमोहन सिंह तक अर्थनीति की पूरी विरासत को पलटने जैसा है। क्या राहुल गांधी अब पूरे चुनाव प्रक्रिया में अपने बयान की सफाई देते रहेंगे, जैसा कि एक झटके में गरीबी समाप्त कर देने के उनके बयान को लेकर हाल में हो चुका है? जरा पीछे लौटते हैं। साल 2014 राहुल गांधी ने टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने सिस्टम जैसे चुनाचे शब्दों और आरटीआई, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी उपलब्धियों का कहीं अधिक दोहराव किया था। उनके इस इंटरव्यू पर BR राव ने एक आलेख लिखा। उन्होंने उसमें लिखा, आई कोट, मनमोहन सिंह मौन को अपनी ताकत बनाते थे और मुझे अक्सर लगता था कि क्या कभी वे खुद से बातें करते हैं। लेकिन जब यह पता चला कि वे राहुल गांधी को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो हैरानी हुई। राहुल के अपने पहले टेलीविजन इंटरव्यू से यह स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को उसी सिलेबस ऑफ साइलेंस में सिखाया कि कैसे चुप रहना है, आपको साक्षात्कार क्यों नहीं देना चाहिए और कैसे हर सवाल को उस उत्तर में बदलना है जो आप जानते हैं या जिसे बताने की तैयारी करके आए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जब भी वर्तमान हालात को लेकर कोई सवाल पूछा जाता तो वे भविष्य के इतिहासकारों की शरण लेते थे। राहुल भी भविष्य में कैद एक अनिर्धारित या काल्पनिक सिस्टम का हवाला देते हैं जो भारत की सभी समस्याओं का समाधान करेगा, अनकोट। राहुल आज भी वहीं खड़े लगते हैं। देश के शीर्ष 22 उद्योगपतियों की आय और संपत्तियों के हवाले से राहुल गांधी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो वह जातीय और सामाजिक गणना कराएगी, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण होंगे और देश की संपत्ति को आबादी के अनुसार वितरित किया जाएगा। यानी राहुल गांधी की इस कथित क्रांतिकारी विचार के दो निष्कर्ष हैं। पहला कि उन्होंने भारत की आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का सम्यक अध्ययन नहीं किया है, और दूसरा कि मुझे आशंका है कि वे जो बातें कह रहे हैं उसमें किसी सनकी कम्युनिस्ट की छाया है। मैं एक दूसरा संदर्भ रख रहा हूं। हमारे गांवों में रहने वाली खेती पर निर्भर 50% किसानों की आबादी के बीच असमानताओं की चर्चा अक्सर गुम हो जाती है। 2019 में नाबार्ड के एक सर्वेक्षण में पता चला कि देश के 85% किसानों की आय महज 9% है, जबकि शीर्ष 15% किसान 91% आय पर हिस्सेदारी रखते हैं। क्या यह किसानों के बीच भारी असमानता का प्रमाण और चिंता का कारण नहीं है? महज 7% किसानों के पास 46% से अधिक कृषि भूमि है। वहीं 84% से अधिक किसानों की जोत का आकार यानी उसके खेत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। जब देश का कृषि क्षेत्रफल लगभग स्थिर है या उसमें गिरावट आई है, तब राहुल गांधी जो अपने न्याय पत्र में यह वायदा कर रहे हैं कि भूमिहीन किसानों को जमीन देंगे, यह कैसे संभव है? सवाल दो हैं। पहला कि भूमिहीन किसानों समेत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त कृषि भूमि का इंतजाम राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस कहां से करेगी और कैसे करेगी? और दूसरा कि क्या राहुल गांधी 1 हेक्टेयर से भी कम नॉन प्रॉफिटेबल फार्मिंग करने वाले लगभग 90% किसानों को और जमीन नहीं देना चाहेंगे ताकि उनकी खेती लाभदायक हो सके? वे बड़े किसान जिनके पास मान लें 5 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है, तो क्या भावी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार
किसी नए जमींदारी कानून को लाकर इनकी जमीन लेकर छोटे और सीमांत किसानों समेत भूमिहीनों को जमीन बांट देगी, ताकि किसानों के बीच खेती की भूमि, आय और संपत्ति की असमानता दूर की जा सके। राहुल गांधी एक सज्जन व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। जहां तक आर्थिक असमानताओं का सवाल है, संभवतः राहुल गांधी जानते हों कि देश में 1960 से लेकर 1982 के बीच शीर्ष 1% अमीरों की राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी 13% से घटकर 6% हो गई थी, और ऐसा निजी उद्योगों की जगह सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन और लाइसेंस राज की नीति में हुआ। लेकिन इसके परिणाम सुखद नहीं थे। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्र के निवेश और निजी उद्योगों के समानांतर विकास को जरूरी समझा गया, क्योंकि सरकारी निवेश और सरकारी उद्योगों की उत्पादकता दोनों अवहनीय हो रहे थे। आजादी के बाद उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक क्रांतिकारी विचार और बदलाव की आशा तो थी, लेकिन देश कुप्रबंधन में घिर चुका था। लिहाजा 1991 के बाद नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में औपचारिक तौर पर आरंभ हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने भारत में देर से ही सही लेकिन धीमी गति से इनकम और वेल्थ क्रिएशन के नए अवसर तो पैदा किए, लेकिन इसने आर्थिक असमानताओं को तेजी से चौड़ा किया। सवाल है कि क्या राहुल गांधी आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा उलट देंगे? असमानता की मूल समस्या पर लौटते हैं। क्योंकि आम नागरिक और गरीबों के पास उद्योगों में निवेश के लिए संसाधन नहीं है, लिहाजा उदारीकरण और निजीकरण का लाभ इस तबके तक तभी पहुंच सकता है जब देश में चाहे अमीर हों या गरीब, सभी के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी हो। यही गारंटी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लाभों का विकेंद्रीकरण कर सकता है, सभी असमानताओं और अन्यायों का समाधान कर सकता है। लेकिन एक ओर सरकारी शिक्षा के अपर्याप्त होने और दूसरी ओर निजी शिक्षा के महंगी होने के कारण जितने तरह की असमानताएं पैदा हुई हैं, क्या राहुल गांधी इसकी समझ रखते हैं? यहां तक कि केंद्रीय विद्यालय और सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूलों में अलग अलग गुणवत्ता की सरकारी शिक्षा दी जाती है। क्या यह सरकार पोषित असमानता नहीं है? राहुल गांधी जी से एक सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी देश के सभी निजी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर महंगी और अनुपलब्ध शिक्षा की समस्या और असमानता का समाधान कर सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि 1991 के पहले के लाइसेंस राज ने उसके बाद बिलियनर्स राज का भेष धर लिया है, और 2022-23 के आते आते हालात यह हैं कि शीर्ष 1% आबादी की राष्ट्रीय आय और संपत्ति में हिस्सेदारी क्रमशः लगभग 23% और 40% के उच्चतम स्तर पर है। सवाल है कि इसका समाधान क्या है? भारत के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिस कारोबारी सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आवश्यकता है, वह मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी सालों में 142वें पायदान पर गिर चुकी थी। भारत में निवेश नहीं आ रहा था, बेरोजगारी दर दहाई में थी। आज भारत दुनिया के शीर्ष 63 सबसे बेहतर कारोबारी माहौल वाला 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या राहुल गांधी के विचारों पर बनने वाली भविष्य की कोई सरकार भारत में कारोबारी सुगमता को रोककर निजी क्षेत्र के घरेलू और विदेशी निवेश को रोक देंगे? बढ़ती आय और संपत्ति की असमानता के 3 समाधान हो सकते हैं: प्रोग्रेसिव टैक्स, हायर सोशल स्पेंडिंग और क्रिएशन ऑफ नॉन फार्म जॉब्स। सवाल है कि यदि सुपर रिच और निजी उद्योगों पर अधिक टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि लगाए जाएं, तो क्या यह भावी निवेश, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन फार्म जॉब क्रिएशन यानी रोजगार और उत्पादकता को किस तरह प्रभावित करेगा? क्या निजी क्षेत्र के समानांतर विकास और निवेश के बगैर रोजगार सृजन किया जा सकता है? यदि नहीं,
तो क्या अर्थव्यवस्था के इतने व्यापक क्षेत्र में सरकारी निवेश के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन और विकल्प हैं? सवाल तो यह भी है कि जब निजी उद्योगों और उद्योगपतियों की आय और संपदा में सभी सरकारों में लगातार और बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है, तो क्या यह गैर कानूनी है? आसान सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस शासित राज्यों में इन 22 उद्योगपति घरानों को नए उद्योगों के लिए आमंत्रित क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसा करने से उनकी आय और संपदा में बढ़ोतरी नहीं होती है? महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश की योजनाएं समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। कमाई और संपत्ति के पुनर्वितरण के कथित क्रांतिकारी विचार को लेकर सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा पुनर्वितरण योजना का आधार लाभार्थी मानक व्यक्ति और परिवार किसे माना जाए, जिसकी आय और संपत्ति से अधिक क्षमता वाले परिवारों की आय और संपत्ति कथित तौर पर सरकार ले लेगी और वितरित कर देगी। फिर से एक सवाल पूछता हूं, क्या राहुल गांधी और भावी कांग्रेस सरकार 5 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले किसानों से भूमि लेकर उसे भूमिहीनों में वितरित करके किसानों के बीच भूमि और आय की असमानता को दूर कर सकती है? क्या निजी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है? ऐसे विचार किताबी और आदर्श हो सकते हैं, वैधानिक और व्यवहारिक नहीं। मैं हैरान हूं कि जिन्होंने अपनी शिक्षा, परिश्रम और यहां तक कि भाग्य से संपदा और आय अर्जित की है, जिसके बदले में उन्होंने देश के कानून के हिसाब से टैक्स दिया है, ऐसे करोड़ों लोगों की मेहनत और उपलब्धि राहुल गांधी के भ्रमित डेवलपमेंट स्टडीज की एमफिल डिग्री और उसकी दक्षिणा में छीनी जा सकती है या उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है? क्या देश के राजनेताओं के पास आम आदमी से सैकड़ों गुना अधिक संपत्ति नहीं है? क्या यह आय और संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं है? गंभीर बात यह है कि हमारी आर्थिक असमानताओं और रोजगार संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए वेल्थ क्रिएटर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम की भूमिका अहम होगी। इसके लिए जिस परिवेश और नीतियों की आवश्यकता है, उसमें निजी उद्योगों और उद्योगपतियों को बदनाम करना एक समझदारी भरा एजेंडा नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी एक अव्यावहारिक ही नहीं बल्कि आत्मघाती कल्पनाओं को बुन रहे हैं। किसी ने कहा था कि 2014 में कांग्रेस ने कम अनुभवी राहुल गांधी को अनुभवी मोदी के सामने खड़ा कर गलती कर दी। 2024 के चुनावी समर में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह चुनावी बढ़त बरकरार है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।